रंग बदलता है, रूप बदलता है और उसी के साथ अपने खतरे को और ज्यादा बढ़ा लेता है। ये हमें आज नहीं बल्कि उस वक्त से मालूम है जब पहली लहर आई थी और दूसरी लहर में तबाही का वो मंजर भी हमारी आंखों के सामने अब भी जिंदा है, वो जख्म अब भी ताज़ा है। यही वजह रही कि हमने लॉकडाउन का एक दौर भी देखा, वो दर्द भी यहाँ पर झेला और एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आ चुकी है। लेकिन इसी के साथ कोरोना ने अपने बदलते स्वरूप के साथ ओमिक्रॉन को जिंदा कर दिया है, यानी कि एक नया स्ट्रेन यहाँ पर सामने आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए और इसके बाद बोत्सवाना, इजराइल, बाकी देशों में फैले, आखिरकार ओमिक्रॉन की जो ये दस्तक है वो यहाँ भी सामने आ चुकी है। और ओमिक्रॉन को लेकर भारत के 5 राज्यों में 21 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। उन राज्यों का जिक्र हमारे लिए करना इसलिए जरूरी हो जाता है, उनकी हर तस्वीर आपके सामने अपडेट के साथ दिखानी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि संभलने की जरूरत है। अब एक बार फिर से वो घड़ी सामने आ चुकी है। हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओमिक्रॉन की इस दस्तक के बाद हर तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है और साथ ही साथ मेरे सहयोगी अनिल भी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप खुद भी ये समझ सकते हैं कि मामला गंभीर स्थिति में ना पहुंचे इसके लिए कितना जरूरी हो जाता है अब पूरी तरह से सावधान हो जाना। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कोरोना के ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट हैं उसके 21 मामले सामने आ चुके हैं और इन मामलों के साथ ही साथ ये हम आपको बता रहे हैं कि ये वो खतरे की घंटी है क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ये बहुत तेजी से फैलता है। इम्यून सिस्टम हम सब जानते हैं कि मजबूत होना कितना जरूरी है और अगर इसकी मजबूती नहीं है तो वो उस शख्स को सबसे पहले ग्रसित यहाँ पर कर लेता है। बहुत मुश्किल से जिंदगी ढर्रे पर आई है, एक बार फिर से पटरी पर लौटी है और इसी के लौटने के साथ ओमिक्रॉन जिस तरह से नए वेरिएंट के तौर पर लौटा है, इन 5 राज्यों से 21 मामले निकले हैं, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ है। कुछ संदिग्ध मामले अब भी यहाँ पर हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी यहाँ पर हो रही है क्योंकि इसमें कुछ वक्त लगता है। ये एक प्रक्रिया होती है जो कि वायरस के बायोडेटा की तरह होती है। ये बताती है कि आखिर किस तरह से ये वायरस काम करता है, इसका आकार कितना है, कैसा दिखता है, कितना खतरनाक हो सकता है। ये वो बायोडेटा है जो कि यहाँ पर सामने आता है। चलिए इसके अलावा अब देश की राजधानी दिल्ली का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इसका जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। ये अभी आपको महज एक मामला नजर आ रहा होगा, लेकिन जिस तरह से वैज्ञानिक कह चुके हैं कि ये संक्रमण जो है बेहद तेजी के साथ फैलता है, तो क्या ये महज एक मामला है या फिर इसके साथ जुड़े कुछ और मामले भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो है ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन इसके साथ साथ सावधान करने की जो जिम्मेदारी है न्यूज़ 18 इंडिया की पूरी टीम लगातार निभा रही है और ये आज या कल से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से हम लगातार निभा रहे हैं। आपको बता रहे हैं हर दिन कि कितना जरूरी हो जाता है अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझने का, क्योंकि जब जब कोरोना का वेरिएंट या किसी भी वायरस का नया वेरिएंट सामने आता है वो खतरनाक तौर पर सामने आता है, वो इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। ये दहशत नहीं फैला रहे बल्कि आपको सावधान करने की एक बड़ी कोशिश हमारी तरफ से जारी है। ओमिक्रॉन के नए खतरे के बाद लगातार जो सतर्कता है, जो निगरानी है, जो सावधानी है वो बढ़ती जा रही है। आनंद विहार स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां रैंडम टेस्टिंग चल रही है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार लोगों का कोरोना सैंपल ले रही है और ये वो टीम है जो लगातार इसी तरह से रोजाना काम कर रही है। और ऐसे में अब जब ओमिक्रॉन का खतरा है, ओमिक्रॉन का एक मरीज दिल्ली में आ गया है, तो ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ये टीम काम कर रहे हैं। रोजाना 800 से 1000 सैंपल लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, लोगों को लेकर आया जा रहा है, यहाँ कतार में लोगों को लगाया जा रहा है ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो सके। सर क्या कहेंगे, खतरा फिर से बना हुआ है कोरोना का, आप यहाँ सैंपल देने के लिए आए हैं, कितना डर है और ये कितना जरूरी है जो टेस्टिंग? बहुत जरूरी है, होना चाहिए। देखिए आम लोग भी इसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि होना चाहिए, जरूरी है। आप बताइए कि आप कोरोना सैंपल देने के लिए आए, कितना जरूरी है ये? बिल्कुल जरूरी है। हम अपने कंपनी में काम करते हैं। हाँ। और ये चीज जो कोरोना महामारी है इससे हमें बचाव के लिए ये सब चीज जरूरी है। तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन धीरे धीरे दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। इसके साथ साथ
खतरा भी बढ़ रहा है और इसी खतरे की दस्तक हिंदुस्तान में भी हो चुकी है, लेकिन हमें बढ़ते खतरे को रोकना है। पर जो तस्वीर इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार इलाके से आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो ये बता रही है कि हम बेपरवाह हो चुके हैं, लापरवाह हो चुके हैं। हमें कोरोना के उन नियमों का पालन नहीं करना, क्योंकि हमें लगता है कि शायद मामले काबू में आ चुके हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के 21 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। आनंद विहार इलाके की ये तस्वीर देखिए रिपोर्ट के जरिए। देखिए, दिल्ली में कल पहला मामला आया है और ओमिक्रॉन की गंभीरता आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन में देश में 5 गुना की वृद्धि हुई है। मैं इस वक्त आनंद विहार में मौजूद हूं और मैं यहां पर आपको भीड़ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए, बहुत लोगों ने मास्क पहना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी नजर आते हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं। ये उस शहर की गंभीरता है जिसने 28,000 केसेस एक दिन में देखे थे जब कोरोना पीक पर था, सेकेंड वेव में। ऐसे बहुत लोग नजर आएंगे। देखिए, ये इनके पास मास्क नहीं है। मास्क कहाँ है आपका? देखिए, ये मास्क जेब में रखा हुआ है। एक और शख्स हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये मास्क इनके पास नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये हम दरअसल बताना चाह रहे हैं कि जब ओमिक्रॉन इतना ज्यादा दस्तक दे रहा है, तेजी से फैल रहा है, उसके बावजूद भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। जो कोरोना के बेसिक प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कोरोना की चाहे पहली लहर रही, दूसरी लहर रही, उनमें दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा मामले हमने देखे, वहीं पर महाराष्ट्र भी नंबर 1 पर लगातार हमें दिखाई देता रहा। एक दौर ऐसा आया जब हजारों की तादाद में 10-10 हजार से भी ज्यादा जो मामले हैं सिर्फ महाराष्ट्र से अकेले सामने आ रहे थे। और अब आपको बताते हैं कि 8 ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र से सामने नजर आ चुके हैं। देखिए, पहली और दूसरी लहर का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर अब हमने लापरवाही बरती, अगर अब सावधानी नहीं बरती गई, तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। और ये काबू में रहे, हम इसका सामना कर सके, इसके लिए उन तमाम जिम्मेदारियों को एक बार फिर से समझना होगा जो हर कोई बखूबी जानता है। क्योंकि नई बात नहीं है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो हाथों को बार बार धोना हो, चाहे वो गंदगी से दूर रहना हो, खुद को साफ सुथरा रखना हो, चाहे वो मुंह पर मास्क लगाना हो जब भी आप बाहर निकले। ये वो तमाम सावधानियां हैं जो पिछले 2 सालों से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, जिसे लेकर बार बार कहा जा रहा है। ये नई बात नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन का जो मामला महाराष्ट्र के 8 लोगों में पाया गया है, उसको लेकर हम डिटेल आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पिंपरी चिंचवड़ से 6, पुणे में ओमिक्रॉन का 1 मरीज मिला। और जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को नाइजीरिया से एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ अपने भाई से मिलने के लिए पहुंची हुई थी, जिसमें पुष्टि हुई। और जो इनके संपर्क में आए 13 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें महिला के भाई और उनके 2 बेटियों में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जो कि बेहद तेजी से फैलता है। तो ये महाराष्ट्र में 8 मामले आए, दिल्ली में 1 मामला यहाँ पर सामने आ चुका है, जो लगातार हम आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। और मुंबई गेटवे और इंडिया की तस्वीर भी आप तक हमने लगातार पहुंचाई है। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम यहां पर ये नहीं बता रहे हैं कि आपको दहशत में आना है, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन ये छूट आपको आपकी जिंदगी दोबारा से पटरी पर लाने के लिए दी गई है, आपको नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए नहीं दी गई है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की ये तस्वीर आप रिपोर्ट के जरिए देखिए, जहां नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोरोना के जो नया वेरिएंट है वो किस तरह से दस्तक भी दे चुका है और 21 मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह की ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही यहाँ पर देती है। देखिए, कहीं पर रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है ताकि जो मामले हैं वो फौरन पकड़ में आ जाए, तो कहीं पर किसी तरह का कोई नियम, कायदा, कानून नजर नहीं आता है। ये वो नियम हैं जिनका पालन हमें खुद अपनी जिम्मेदारी से करना होगा, ना कि किसी के बोलने से। क्योंकि जागरूकता अभियान तो लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अगर जागरूक नहीं हो रहे वो लोग, तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और साथ ही एक बहुत बड़ा खतरा। नागरिक थे तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं नहीं जानता कोई और भारतीय जिसने इतनी पढ़ाई की हो। आपको शायद पता नहीं होगा कि उन्होंने 64 विषयों में 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। एक मास्टर्स डिग्री लेने में नानी याद आ जाती है, एक एमए करने में, एमएससी करने में नानी याद आ जाती है। उन्होंने 64 सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। उन्होंने 2 डॉक्टरेट डिग्री ली थी, 2, एक अमेरिका से और एक इंग्लैंड से। इतने गरीब परिवार से वो आते थे, इतने गरीब परिवार से आते थे, उनके घर में खाने को नहीं होता था।
जब वो इंग्लैंड में डिग्री कर रहे थे तो बीच में उनका वजीफ़ा रुक गया, उनको डिग्री बीच में छोड़ के आना पड़ा और फिर वो यहाँ पे पैसों का जुगाड़ करके दोबारा डिग्री लेने के लिए गए थे। इतना पढ़ाई को इतनी ज़्यादा तवज्जो देते थे। 2 विदेशों से डॉक्टरेट डिग्री ली थी उन दिनों में। आज की डेट में कोई बच्चा अगर फॉरेन में पढ़ने जाना चाहता है, कितना मुश्किल है किसी के लिए फॉरेन में पढ़ने जाना, अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ने जाना आज की डेट में कितना मुश्किल है। उन दिनों में ऐसा शख्स जिसने 2 डॉक्टरेट डिग्री फॉरेन से ली थी, उनको, और उस जमाने के वो पहले डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। उनको 9 भाषाएं आती थी, 9 भाषाएं, और उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी थी। किताबों के बड़े शौकीन थे। पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें 50,000 किताबें थी। उनकी लाइब्रेरी का नाम था राजगीर, और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। इतना ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई को तवज्जो दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारत नहीं पूरी दुनिया उनकी कितनी कद्र करती है ये आप इस बात से सोच लीजिए कि लंदन के म्यूज़ियम में आज कार्ल मार्क्स के बगल में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। इतने बड़े भारतीय थे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हम 75वां साल मना रहे हैं आज़ादी का, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस मौके पे मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुँचाने के लिए दिल्ली सरकार उनके जीवन पे एक बहुत भव्य नाटक तैयार कर रही है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिखाया जाएगा, 5 जनवरी से दिखाया जाएगा। उनके पूरे जीवन के ऊपर होगा, उनके विचारों के ऊपर होगा। इसमें नामचीन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके डायरेक्शन में, इसके आर्ट डायरेक्शन में, इसके क्रिएटिव में। 100 फुट बड़ा स्टेज बनाया गया है। बहुत ही भव्य नाटक बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पे बनाया जा रहा है। 5 जनवरी को इसकी ये शुरू होगा और 50 शोज़ इसके कराए जाएंगे। जनता के लिए फ्री होगा, कोई भी आके देख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका प्रोडक्शन है और शायद भारत देश में पहली कोई सरकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए इस किस्म का प्रयास कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था, जो जैसे वो बहुत पढ़े लिखे थे और उनको पढ़ाई की कीमत पता थी। उनका एक सपना था कि भारत के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। आज 70 साल हो गए आज़ादी के, अभी तक हमारे देश के अंदर गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा। तो एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर लौटेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर लौटना और इस पर बातचीत करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी 5 राज्यों में 21 केस सामने आए हैं, लेकिन इन्हें बढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर हालात यूं ही हमें नजर आए जो तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किस तरह से दिल्ली के इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां जायजा लिया, किस तरह से तैयारियां वहां पर देखी गई, क्योंकि जो यात्री यहां पर आ रहे हैं और उन यात्रियों के जरिए जो टेस्ट वेस्ट जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं जहां पर एयरपोर्ट पर सख्ती बरत दी गई है, यानी जो मुसाफिर है उन्हें लेकर ये सख्ती यहां पर सामने आई है। डिटेल चलिए आप तक यहां पर हम पहुंचाते हैं। खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जांच और दूसरी सुविधाओं को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही RT-PCR जांच की सुविधा को भी देखा। बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर 35 RT-PCR टेस्टिंग मशीन लगाई गई है, जहां आधे घंटे से भी कम वक्त में जांच पूरी कर ली जाती है।
और इस जांच को करने का मकसद ही यही है कि कोई भी शख्स जो कि एक सफर करके आ रहा है वो यहाँ पर कोरोना अपने साथ में ना लाए, खासतौर से ये नया वेरिएंट तो बिल्कुल भी ना लाए, जिसके चलते ये सख्ती कई शहरों में बढ़ती जा रही है। और जो तस्वीर भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये बता रही है कि एयरपोर्ट पर भी अब सख्ती बढ़ती जा रही है। वक्त रहते हुए कदम उठाने होंगे और इन कदमों को बेहद गंभीरता से यहाँ पर लेना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और यहाँ पर क्या कुछ कदम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए उठाए जाने चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा जो खास जानकारी है वो हमसे बातचीत के दौरान डॉक्टर नरेश त्रेहान ने यहाँ पर दिए। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने बताया वो सब जानिए आप। अभी तक पता लगे हैं क्योंकि ये नई डिस्कवरी हुई है और हमें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होगा इस वेरिएंट की वजह से, उसमें सिम्टम्स आज तक माइल्ड मिले हैं। कोई ज्यादा बुखार नहीं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं मिली है और सांस में भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल में आने की मतलब एडमिशन की जरूरत बहुत कम पड़ रही है और लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं, घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं। अभी जो आज हमें पता है कि इसकी फैलने की कैपेसिटी जो है वो डेल्टा वायरस जो पहले आया था सेकंड वेव में उससे डबल है। इसका मतलब ये है कि लोगों को इन्फेक्शन होना और इसका फैलना बहुत खतरनाक है। जैसे पिछले जो डेल्टा वायरस आया था उसमें एक शख्स को होता था तो उससे 6 से 7 लोगों को होता था, इससे 12 से 18 लोगों को हो रहा है। तो इसीलिए ये फैलेगा जल्दी। ये आज भी चर्चा हो रही है इस बात पे, गवर्नमेंट की जो साइंटिफिक बॉडी है इसके ऊपर, कि बूस्टर डोज लगना चाहिए जैसे और देशों में लगा है। 6 महीने के बाद लोगों ने देखा कि जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। तो और जहां जिन देशों में वैक्सीन अवेलेबल है अच्छी क्वांटिटी में, उन्होंने लगाना शुरू किया है। हिंदुस्तान के लिए हमें एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग हमारे जिनकी वैक्सीनेशन अभी रहती है उनके लिए वैक्सीन होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर से ये खबर है कि ओमिक्रॉन के 3 मरीज जो हैं, यानी कि उसके जो 3 रिश्तेदार हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके अब जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी के लिए भेजा गया है। यानी कि कहीं ये ओमिक्रॉन ही तो नहीं है। अब इस बात की जो प्रक्रिया है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए सामने आएगी, लेकिन क्योंकि आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन के मरीज के साथ ये संपर्क में आए थे, जिसके बाद ये तीनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी के जरिए ही ये मालूम चल पाएगा कि ओमिक्रॉन कहीं इनके अंदर मौजूद तो नहीं है, जिसके लिए कुछ वक्त का इंतजार यहाँ पर करना होगा। गुजरात में सबसे पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो पॉजिटिव केस है वो दर्ज हुआ है। जिम्बाब्वे से 72 वर्षीय वृद्ध जो जामनगर आए थे, वो बुजुर्ग को ये नए वेरिएंट की असर देखने को मिली है और उनका रिपोर्ट भी खास करके कंफर्म हुआ है। तभी उनके घर के उसके पत्नी और साले को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। तभी हमारे साथ जामनगर के महापौर है बीनाबेन कोठारी। बीनाबेन, किस प्रकार से उनकी अभी सारवार चल रही, जो संक्रमित हुए 2 उसके परिवारजन है, उनकी किस प्रकार से सारवार चल रही है? हमने सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया है और जो SOP है उनकी तरह हमने उनके साथ जो हाईली संक्रमित थे वो सभी उनके परिवारजनों के टेस्टिंग उस समय भी किए थे और फिर सरकार के अनुसार आदेश के अनुसार हमने 8 दिन के बाद भी उनके सभी परिवारजनों और अन्य 35 लोगों का भी टेस्टिंग किया है। उसमें से कल 2 उनके नज़दीकी परिवार के 2 लोग संक्रमित हुए, उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। उनकी तबीयत अच्छी है क्योंकि दोनों ने वैक्सीन ली हुई थी। वैक्सीन की वजह से वो गंभीर प्रकार से संक्रमित नहीं हुए। तो ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या किस तरह से 5 राज्यों में से अब तक 21 मामलों के जरिए सामने आ चुकी है। हर राज्यवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं और कई शहरों की तस्वीर भी यहां तक आप तक पहुंचाई है। लेकिन अब आपको राजस्थान के बारे में बताते हैं, जहां से 9 मामले अब तक सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के, और किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया तस्वीरों के जरिए यहां पर अब आपको बताने जा रहे हैं। पूरे फैक्ट्स के जरिए यहां पर बताएंगे कि किस तरह से ओमिक्रॉन का मामला यहां पर सामने आया है।
तो एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया परिवार 10 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। इसके बाद परिवार के लोग जयपुर में यानी कि 28 नवंबर को एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। इनके बाद संपर्क में आए 5 दूसरे लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के संपर्क में आए कुल 34 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई है, जिनमें 9 लोगों के कोरोना वेरिएंट से ग्रसित होने की बात जो है वो सामने आ चुकी है। ओमिक्रॉन राजस्थान भी पहुंच चुका है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 केसेज राजस्थान के अंदर मिले हैं, जयपुर के अंदर। हमारे साथ है जयपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा। साहब, बड़ी चिंता की बात है, 9 केसेज मिले, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें कल जीनोम सीक्वेंसिंग से 9 केस ओमिक्रॉन की पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी 9 केसों को हमने एहतियातन भारत सरकार गाइडलाइन के अनुसार RUHS हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल में हमने उनको आइसोलेट कर दिया है। उनकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में तेज़ी लाई जा रही है। काफ़ी 34 सैंपल हमारे तक उठाए जा चुके हैं और जो सैंपल है उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। जिस एयरलाइन से वो जयपुर पहुँचे हैं उसके भी और एयरपोर्ट अथॉरिटी से उनकी जानकारी मांगी जा रही है, सूचना मांगी जा रही है यात्रियों की, जिससे उनके तक भी सैंपलिंग कराई जा सके। ये जो हाई रिस्क वाले कंट्रीज़ हैं उससे और कितने ऐसे आए होंगे, क्या उसकी भी आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि उनमें से तो कोई पॉजिटिव नहीं है? देखिए, जब से भारत सरकार से गाइडलाइन से पूर्व में जो लोग कंट्री से आ रहे थे उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी। नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको छोड़ रही थी। अब चूँकि नई से गाइडलाइन के अनुसार जो 15 कंट्री हैं लगभग जिनके अंदर ये ओमिक्रॉन पाया गया था, इन सभी से जहाँ से आने वाले नागरिकों की सभी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को पाबंद किया गया है कि वो सभी की सैंपलिंग ली जा रही है। तो आपको बता रहे हैं कि राज्यवार तरीके से किस तरह से मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। सावधानियों का भी जिक्र लगातार कर रहे हैं, सिम्टम्स भी यहां पर बता रहे हैं। लेकिन इस बीच तेलंगाना के करीमनगर की भी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि तस्वीर यहां से भी अच्छी नहीं आई है। आपको जानकारी यहां पर दे दें कि किस तरह से कोरोना विस्फोट यहां पर सामने आया है। हर तस्वीर के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये तस्वीर। मैं चाहूंगी कि इन तस्वीरों के जरिए भी हम ये पूरी तस्वीर आप तक फैक्ट्स के जरिए पहुंचाएं कि तेलंगाना के करीमनगर में C आनंद राव नाम के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 46 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि एक हफ्ते पहले कॉलेज में एक आयोजन किया गया था, कार्यक्रम हुआ था, बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल भी हुए। कार्यक्रम में मौजूद लोग बिना मास्क के दिखाई आपको दे रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही यहाँ पर नहीं खड़ा हो रहा। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पढ़ने वाले 46 छात्र कोरोना की चपेट में आ गए। सभी कोरोना पॉजिटिव छात्रों को आइसोलेशन में फिलहाल रखा गया है। खबर है कि अभी सिर्फ 200 लोगों का टेस्ट किया गया, जबकि उस कार्यक्रम में करीब 1000 लोग शामिल हुए थे। इसी तरह से कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक स्कूल में 69 बच्चों को कोरोना हो गया, जिसमें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो देखिए किस तरह से ये कोरोना विस्फोट यहां से सामने आया। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है और आप देखिए कि किस तरह से इन 2 तस्वीरों के जरिए आप तक ये पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई, चेहरे पर मास्क नहीं होगा, अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो फिर कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। खासतौर से अब ऐसे वक्त में जब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन यहां पर सामने आ चुका है, वो ओमिक्रॉन जिसके 5 राज्यों में 21 मामले सामने आ चुके हैं। और ये सब बखूबी जानते हैं कि बात सिर्फ 21 मामलों तक नहीं सिमटी हुई, बात है कि कहीं ये मामले इस कदर ना बढ़ जाए कि हालात बेकाबू हो जाए, और इसे काबू में करने के लिए हमें कदम यहां पर इसी वक्त उठाना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के एक बयान पर कांग्रेस और टीएमसी के बीच तल्खी बढ़ गई है। ममता बनर्जी कुछ दिन पहले विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश में मुंबई गई थी, जहां उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे से मुलाकात की थी। इसी के बाद अपने एक बयान में ममता ने कहा था कि अब कोई यूपीए नहीं है। ममता के इसी बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधा और उन्हें आड़े हाथ लिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में अधीर रंजन चौधरी ने ममता के बयान को पागलपन करार दिया और कहा कि ममता क्या कहती हैं और टीएमसी के नेता क्या कहते हैं, उस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। ममता बनर्जी कहीं क्या कहती है, पागलपन करते, उनकी अपनी मर्जी है। मैं किसी नेता या नेत्री को पागलपन पे टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता। सदन के अंदर एक आम नुमाइंदे होने के नाते
हमारा जो फर्ज बनते हैं वो फर्ज निभाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं। उनका नेताओं का बहुत कुछ कहना हो सकता है, उनका नेताओं की ये भी कह सकते हैं कि हम गोवर्धन पर्वत सर पे उठा के ला सकते, मैं क्या करें। टीएमसी नेता सौगत रॉय और सुखेंदु शेखर राय ने अधीर रंजन चौधरी को उनके बयान पर घेर लिया और उन्हें ही पागल करार दिया। ममता बनर्जी विपक्ष के बैठकें कर रहे हैं, लोगों के साथ कांग्रेस को नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं पागलपन। अधीर चौधरी खुद पागल हो गए, वो खुद पागल है, इसलिए वो पागल की जैसा व्यवहार कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ममता बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस और टीएमसी के बीच तल्खी लगातार बढ़ती ही जा रही है। मुंबई पहुंची थी ममता बनर्जी विपक्ष को लामबंद करने, और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया था कि अब कोई यूपीए नहीं है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी सामने आए, उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ममता बनर्जी का यह बयान पागलपन है। और दूसरी तरफ अब टीएमसी के नेताओं ने भी कांग्रेस के इस बयान पे रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। तो लगातार कांग्रेस और टीएमसी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो विपक्ष के तमाम दलों को लीड करे। हालांकि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो कांग्रेस नेताओं से ना मिलकर शरद पवार से मिल रही हैं, शिवसेना के नेताओं से मिल रही हैं, उसको देखकर भविष्य में नई राजनीति के संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन इस बात से कांग्रेस साफ तौर से खफा नजर आ रही है, और आज उसकी मिसाल अधीर रंजन चौधरी के बयान से देखने को मिली। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो पागलपन उनका दर्शाता है। उसके बाद फिर जवाब देना भी टीएमसी के नेताओं ने शुरू कर दिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक जारी है। AK-203 राइफल्स को लेकर यह बड़ी बैठक चल रही है। असॉल्ट राइफल्स की डील तय हो गई है। भारत रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आज शाम भारत पहुंचने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच ये बड़ी बैठक वहां पर चल रही है। AK-203 राइफल्स पे डील तय हो गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संदीप का। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस डील के बारे में? देखिए, ये डील जो है काफी लंबे से लंबित पड़ी थी, और इस डील के तहत जो है भारतीय सेना जो फिलहाल जो राइफल यूज कर रही है, इंसास राइफल यूज कर रही है, उसको बदला जाना था। AK-203 अब जो है पिछले DAC की मीटिंग में उसको क्लियर किया गया था, और आज जो है उसमें दस्तखत हुए हैं। क्योंकि अभी 2+2 डायलॉग चल रहा है, यानी कि भारत और रूस के रक्षा मंत्री और भारत और रूस के विदेश मंत्री एक साथ बैठकर जो चर्चा कर रहे हैं। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तकरीबन 6 लाख के आसपास असॉल्ट राइफल्स का बनाने का है, जो कि भारत और रशिया दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर से जो अमेठी में इसका प्लांट लगाया गया है, और वहां पे इसको बनाया जाना है। तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का ये पूरा जो है डील है। तो कह सकते हैं कि अब जैसे जैसे फ्यूल फैक्ट्री तैयार है बनके पूरी तरीके से, और अब जो है इसमें जैसे उत्पादन शुरू होगा तो आने वाले दिनों में भारतीय सेना के पास जो पुरानी 2 दशक से ज्यादा से जो राइफल यूज की जा रही है वो जो है अब नए असॉल्ट राइफल के जरिए बदल दी जाएंगी, यानी कि AK-203 आने वाले दिनों में भारतीय सेना के हाथों में नजर आने लगेगी। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच ये बड़ी बैठक हुई, जिसमें AK-203 राइफल्स पे डील तय हो गई है। भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान इस डील से जाहिर सी बात है उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी डील है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 21वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन के लिए एक दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज शाम 5:30 बजे बातचीत होगी। यह बातचीत भारत और रूस के बीच 21वें शिखर सम्मेलन के तहत होगी। दोनों के बीच रक्षा सहयोग, अफगानिस्तान, कोरोना के अलावा तमाम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम भारत पहुंचने वाले हैं 5:30 बजे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होने जा रही है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं और साथ में आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले ही भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें बहुत बड़ी डील तय हुई है। AK-203 राइफल्स पे डील तय हो गई है। ये डील है जिस पर दुनिया के कई देशों की निगाहें भी टिकी हुई। इससे पहले S-400 पे जब रूस के साथ डील हुई थी तब भी अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब AK-203 पे भी भारत और रूस के बीच ये डील तय हो गई है, यानी रूस अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देगा और भारत में ही AK-203 ये राइफल्स तैयार होंगी। तो भारत और रूस के बीच ये बहुत बड़ी डील हुई है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थोड़ी देर बाद भारत पहुंचने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने जा रही है।